अमेरिका ने ऐसा नाकामयाबी पहले कभी नहीं देखी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के अनुसार अमेरिका ईरान के साथ खुली जंग से पीछे हट रहा है, अपने लक्ष्य हासिल किए बिना, और अब प्रतिबंधों के असर की उम्मीद कर रहा है। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान और ओमान ने होर्मुज जलदमरू मध्य में नौवहन से होने वाली आमदनी को प्राप्त करने और बांटने के लिए एक समझौता किया। और ईरानी पक्ष के अपने ही बयान के अनुसार उन्होंने ये सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे विरोध के बावजूद किया। इसी के साथ ठीक एक दिन पहले खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसी जलडमरू मध्य के केंद्रीय हिस्से में बारूदी सुरंग हटाने का काम पूरा होने की घोषणा की थी। और साथ ही ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों तक ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं किया जाएगा। और ये कि अमेरिका ने अपने लिए कुछ लक्ष्य छोड़े हैं तो जाने दीजिए। खैर सोचिए, कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं किया। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे जारी रखना चाहिए, इसे बस रोका जा सकता है और उंगलियां क्रॉस करके उम्मीद की जा सकती है कि ये जो प्रतिबंध है ये जरूर असर करेंगे। पहले ही असर करते थे, लेकिन इस बार युद्ध के बाद ये जरूर काम करेंगे। तो चलिए इस पूरी बहुस्तरीय तस्वीर को क्रम से समझते हैं और सब कुछ साफ साफ रखते हैं, क्योंकि लगता है कि होर्मुज जलदमरू मध्य खुल रहा है, लेकिन उसे एक साथ तीन पक्ष खोल रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय को साथ में समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, शायद एपिसोड के अंत तक। तो चलिए होर्मुज जलडमरू मध्य के बंटवारे की सबसे बड़ी घोषणा से शुरू करते हैं। जैसा कि ईरानी एजेंसी तस्नीम ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रतिनिधि के हवाले से बताया, ईरान और ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन से होने वाली आय प्राप्त करने और उसे बांटने के लिए एक समझौता किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रतिनिधि के अनुसार ओमान के साथ बातचीत में देरी का कारण अमेरिका का विरोध था। मैं याद दिला दूं, ट्रंप ने यहां तक कि सार्वजनिक रूप से ओमान को बमबारी की धमकी दी थी अगर वो तेहरान के साथ बातचीत जारी रखता। यानी तेहरान इस समझौते को सार्वजनिक रूप से एक ऐसी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है जो वॉशिंगटन के विरोध के बावजूद हासिल हुई है, न कि उसकी वजह से। लेकिन असली पेंच यही है। इसी के साथ खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज अपने एक और कहीं ज्यादा बड़े कदम की घोषणा की, जिसके बिना पूरी ये कहानी बिल्कुल अलग नजर आती। अमेरिका की नौसेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य के केंद्रीय हिस्से में बारूदी सुरंगों को हटाने और उसे साफ करने का अभियान पूरा कर लिया है, जो कि वैश्विक तेल लॉजिस्टिक्स के लिए एक अहम जलमार्ग है। जैसा कि एक्सियस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है, अमेरिकी नौसेना ने तथाकथित मेडियन यानी विभाजन पट्टी को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है, जो ठीक ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल के बीचों बीच से गुजरती है। एक्सियोस के अनुसार यह काम कई महीनों तक चला। अमेरिकी पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन ने नियमित रूप से समुद्री क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस ऑपरेशन में निजी ठेकेदारों को भी शामिल किया गया, जो विस्फोटक या गोला बारूद को विस्फोट कर नष्ट करने या निकालने का काम कर रहे थे। अमेरिकी कमान की योजना के अनुसार मीडियन की सफाई से अमेरिकी वायुसेना की सुरक्षा में जहाजों की 2 तरफा आवाजाही संभव हो सकेगी। अमेरिकी प्रयासों के साथ साथ ईरान और ओमान भी अपनी खुद की बातचीत कर रहे थे। जैसा कि ईरानी एजेंसी इरना ने बताया, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के प्रमुख अब्बास रक्ची और बद्र अल बुसैदी ने जहाजों के लिए अस्थायी गलियारा बनाने और संयुक्त रूप से बारूदी सुरंग हटाने पर समझौता किया। कुल मिलाकर होर्मुज जलडमरू मध्य वो जगह बन गया है जहां हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये उनकी ही क्षेत्र है। ईरान और ओमान कहते हैं कि ये तो हमारी ही जल सीमा है, तो चलिए इसे आपस में बांट लेते हैं और जहाजों के गुजरने पर शुल्क वसूलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार ऐसा कर चुके हैं। सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य अमेरिका की जमीन है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं ईरान और ओमान इससे सहमत नहीं है और सब ठीक होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6 महीने पहले जंग छेड़ी थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी लक्ष्य शुरू में तय किए थे उनमें से एक भी हासिल नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वादा किया गया ईरान के लिए आर्थिक डी डे सोमवार को आया और बिना किसी खास झटके या डर के गुजर गया। जिसका उन्होंने वादा किया था वो इसके बजाय एक और लंबा अल्टीमेटम और अमेरिका की पूरी तरह से खोखली धमकियों में बदल गया। इस ऑपरेशन को इकोनॉमिक आउटकास्ट यानी आर्थिक बहिष्कृत नाम दिया गया और कम से कम जैसा कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय में वादा किया गया है, ये एक बड़े पैमाने पर धीरे धीरे चलने वाले प्रतिबंध अभियान के रूप में सामने आएगा।
जो अंततः ईरान के विदेशी सहयोगियों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट सकता है। खैर, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को इसी की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा, असल में ये कोई नहीं जानता। लेकिन सोमवार को सभी को उम्मीद थी कि आर्थिक डी डे बस आने ही वाला है और स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री, कह रहे थे, जैसे ही मैं 24 तारीख को प्रतिबंधों की घोषणा करूंगा, पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। वो कहते हैं, ऐसी पाबंदियां दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी हैं। तो जैसे कि आज बुधवार है कैलेंडर पर, लेकिन अमेरिका कौन सी पाबंदियां लगाने वाला है ये किसी को पता ही नहीं चला। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने आर्थिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ईरान से जुड़ी 60 से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। वहां कंपनियां और कानूनी संस्थाएं और द्वितीयक प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं दोहराता हूं, अभी तक कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है, सिर्फ सूचियां बनाई गई हैं। और जैसा कि बेसेंट ने कहा, उद्धरण है, हर देश के पास अपनी गतिविधियों को बंद करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा है जिसे हमने पहचाना है। बेसेंट ने किसी विशेष देश या समय सीमा का नाम लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि प्रशासन अमेरिकी वित्त मंत्रालय की कड़ी कार्रवाई से पहले पर्दे के पीछे की कूटनीति को प्राथमिकता देता है। इस पूरी खूबसूरत, बेशक थियरी की असली परीक्षा चीन में होगी, जहां ईरान द्वारा निर्यात किए जाने वाले तेल का लगभग 90% हिस्सा जाता है और जो तेहरान की सरकार के लिए जीवनदायिनी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों में से एक बना हुआ है। अगर ट्रंप अपनी धमकियों को अमल में लाते हैं तो द्वितीय प्रतिबंध मजबूर कर सकते हैं। चीनी बैंकों को, तेल रिफाइनरियों और शिपिंग कंपनियों को ईरान और डॉलर तक पहुंच के बीच चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अमेरिकी बैंकों और बाजारों तक पहुंच। और जब सीधे सवाल किया गया कि क्या चीन भी निशाने पर होगा, स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा, उद्धरण, कोई भी अमेरिकी प्रतिबंधों की पहुंच से बाहर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई सार्वजनिक संकेत नहीं दिया कि आखिर यह समय सीमा कब खत्म होगी या फिर ट्रंप वास्तव में क्या करने को तैयार है अगर बीजिंग सहयोग करने से इनकार कर दे। मान लीजिए कल बीजिंग आकर कहता है, हमें अमेरिकी प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है, हम ईरानी तेल खरीदते थे और खरीदते रहेंगे। ट्रंप क्या करेंगे? आखिर क्या, यह अभी तक साफ नहीं किया गया है। यह ज्ञात है कि चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग 24 सितंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं, जो ट्रंप को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ नए टकराव का जोखिम उठाने से पहले 2 बार सोचने का एक और कारण देता है। और इसका मतलब है कि अगले 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। बस प्रतिबंधों की धमकी दी और टाल दिया, 1 महीने बाद फिर से उनकी याद आ जाएगी। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध को मध्यावधि चुनाव तक स्थगित करने का विचार बिल्कुल साफ दिखता है। प्रतिबंध और समुद्री नाकाबंदी तेहरान पर दबाव बनाना जारी रख सकते हैं, बिना तुरंत किसी नए तेल संकट या अलोकप्रिय युद्ध में और गहराई से फंसने का जोखिम उठाए। लेकिन आर्थिक दबाव काफी हद तक भरोसे पर निर्भर करता है। चीन, अमीरात, न कि तुर्की और ईरान तक पहुंच के बाकी रास्ते, उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि ट्रंप आखिरकार सच में, अगर वे सहयोग करने से इनकार कर देते हैं, उन्हें इस पर विश्वास होना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि सुनिए, हाँ, ये बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि अगर हम तेहरान के साथ काम करना जारी रखते हैं तो हम पर सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ट्रंप, देखिए, उन्होंने पहले भी कई बार बड़े हमलों, प्रतिबंधों वगैरह का वादा किया है कि अब उनके शब्दों पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। सबको आदत हो गई है कि ट्रंप सिर्फ बातें बनाते हैं। चलो ऐसे कहें, उन्होंने लगभग 40 बार ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कई बार ऐलान किया है कि तेहरान ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कि शासन गिर गया है, कि सेना तबाह हो गई है, कि ईरान के पास, ईरानी शासन के पास अब कोई हथियार नहीं बचा है। और फिर से नए हमले होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। कुल मिलाकर इन सब के बाद ट्रंप पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं और इसी वजह से ये पूरी धमकी देने वाली व्यवस्था बिखर जाती है। आज पता चला है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल के दिनों में कई सहयोगी देशों के अपने साथियों को बताया है कि अमेरिका, उद्धरण, फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से बचेंगे। मुख्य जोर ईरान पर समुद्री नाकाबंदी और नई प्रतिबंधों के जरिए आर्थिक दबाव बढ़ाने पर दिया जाएगा। याद दिला दूं, ट्रंप एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। फिर भी जलडमरू मध्य में स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो रही है। हर रात 15 से 20 टैंकर अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में फारस की खाड़ी से करीब 10 मिलियन बैरल तेल बाहर ले जाते हैं। ये युद्ध से पहले की मात्रा का लगभग आधा है।
लेकिन खुद ईरान अब नाकेबंदी के कारण तेल निर्यात नहीं कर सकता। पिछले 2 हफ्तों में ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्क द्वीप के पास एक भी टैंकर नहीं देखा गया है। इसी वजह से ईरान में पहले ही पेट्रोल संकट शुरू हो गया है। तेहरान में ईंधन की बिक्री 20 लीटर प्रति व्यक्ति तक सीमित कर दी गई है। ड्राइवर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े हैं और ईरान के सरकारी विभागों के अनुसार रोजाना की 135 मिलियन लीटर की मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 15 मिलियन लीटर की कमी है। कुल मिलाकर यह सब कुछ रूसी ईंधन संकट की स्थिति की बहुत याद दिलाता है। इसी वजह से अब सीधे तौर पर इसकी तुलना क्यूबा से की जा रही है। क्यों? अमेरिकियों ने भी इसी तरह साल की शुरुआत में क्यूबा की समुद्री नाकाबंदी कर दी थी ताकि वहां ईंधन न पहुंच सके, लेकिन कम्युनिस्ट शासन को इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सका और सभी अनुमानों के अनुसार क्यूबा में अप्रैल तक ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शासन अब तक टिका हुआ है। यानी ये नाकाबंदी बहुत लंबी है। ये एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है और अब ईरान के खिलाफ भी वही रणनीति अपनाई जा रही है जो क्यूबा के खिलाफ अपनाई गई थी। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी और ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और ईरान ने कथित तौर पर मध्य पूर्व में युद्ध विराम पर सहमति बना ली है और समझौतों में हार्मुज जलदमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति शामिल है। कथित तौर पर ऐसा सौदा आने वाले दिनों में सार्वजनिक रूप से पेश किया जाएगा, लेकिन कितनी बार हमने पहले भी ऐसे बयान सुने हैं और कितनी बार वे सच साबित नहीं हुए। इसलिए यही बात को विराम देता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।